Hello, friends. A very warm welcome to all of you. और मैं सभी आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज जो एक दिशा पब्लिकेशन की तरफ से जो एक इनिशिएटिव लिया गया है और इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं कि हम किस तरीके से जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसमें हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो इसके बारे में आज हम बहुत अच्छा गुड कि हम किस तरीके से सिविल सर्विसेज में अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करें। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के अंदर तकरीबन 10,000 लोग करीब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद में आप जैसा कि जानते हैं करीब 2,000 लोग मेंस देते हैं और फाइनली करीब 700-800 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन का जो रेशियो है बहुत मुश्किल है। 500 में से या एक आदमी करीब सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होता है। लेकिन एक जो गलती बहुत से लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब वो पढ़ाई करते हैं सिविल सर्विसेज की तो उनका जो मेन फोकस होता है वो पहली बात तो नॉलेज एक्वायर करने पे होता है और नॉलेज एक्वायर करना बहुत जरूरी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो आपको प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो तो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी नॉलेज है, क्योंकि उसके अंदर तो नॉलेज का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। लेकिन ये भी आप सभी को मालूम ही होगा कि जो प्रीलिम्स का टेस्ट होता है वो आफ्टर ऑल केवल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और उसके जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी आपके काउंट नहीं होते सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन। इसलिए मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं और शायद आप लोग भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो कि प्रीलिम्स में तो अच्छे नंबर ले आते हैं, बड़े स्कोर भी कर जाते हैं और जब उसके बाद में पता चला 2 बार 3 बार देते हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कई लोग मेंस में कट जाते हैं और कई लोग मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में कट जाते हैं क्योंकि उनके मेंस में और इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं है और इस वजह से क्या होता है कि आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो हम मेंस की तैयारी जो है एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेगा तब कर लेंगे। अब देखिए मेंस में 2-3 पेपर्स ऐसे आते हैं, जैसे कि आप एसए का पेपर अगर आप बात करें और या फिर आप बात करें जो आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो प्रीलिम्स में नहीं आता, उसका मेन कंटेंट मेन फोकस जो है वो मेंस में होता है और इसीलिए लोग जो है इसके बारे में बहुत डिले करते हैं और जब डिले करते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है कि they don't get selected into this competition. And so friends, हम लोग today we are going to learn what is the importance of essay paper and how it is very useful and important for your selection in the civil service exam. So unless you are able to score good marks in the essay paper, it will be very difficult for you to get final selection and get a good rank in the civil services exam, because every mark which you write, which you get in the mains examination is going to decide your career. यहाँ तक कि अगर लोगों के देखिए 1-1, 2-2 नंबर के लोगों के सर्विसेज मिस हो आती हैं, they miss their cadres, they miss their services, they don't get the choice of their service and that is why you have to fight for every marks. और उसके लिए नॉलेज के साथ साथ में what is most important is also your writing skill. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि how to improve your writing skill and particularly how to score good marks in the essay paper, because essay paper is the fulcrum या सबसे important रहता है। If you score good marks in essay paper, there is absolutely no doubt that you are going to score good marks in all mains paper. Now the best example in this case is Anudeep Durishetty. Anudeep Durishetty was writing civil services examination since 5-6 years and he could not qualify prelims in the 2017. Before that he qualified prelims, also written mains examination, but he could never get good rank. And suddenly if you find in 2018 he got all India rank number 1, पूरे इंडिया में number 1 rank है। Now how he made the difference? Because he was able to score very good marks in essay paper. Essay paper में उसके previous attempt में he got only 100 marks. In the next attempt he got 155 marks. In a single paper he got 55 more marks. But अगर आप उसकी जो मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट में आप पाएंगे in every single paper he got at least 20 marks extra as compared to his previous attempt. और as a result he was able to score more than 120-30 marks extra and he got into top rank. तो ये चीज हमें जानना है, क्योंकि जो हमारी जो राइटिंग स्किल, अगर हमको मान लो जो भी आता है whatever we know, if we are not able to express it properly, every question will lose 1 or 2 marks if you have the perfect knowledge also.
And 1 or 2 marks in every question means overall you'll be losing 20-30 marks in every paper, and finally you will lose maybe 150 to 200 marks. तो इसीलिए जो है essay का पेपर बहुत important. If you score very well in essay paper, in every paper you are going to score very well. So friends, let's start discussing as to how you are going to score good marks in essay paper and also in the mains paper, answer writing, because we are going to discuss not only essay paper but also in the answer writing. So first tip. So I'm going to give you 7 tips for your civils for essay and answer writing preparation. The first tip is that you must learn from multiple sources. Now this is one important thing. Most of the candidate, what they do, they will pick up a particular book and they will, from cover to cover, they will study everything, and they will feel that now they are very much confident. But when you go and write the examination, तो वहां पे आपको दिखता है कि आपने जितना भी तैयारी किया आपकी बुक से तो आया नहीं, बहुत कुछ नहीं आया. Maybe you got 50-60% paper from the book, but remaining 30-40% paper you have absolutely no idea. तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, UPSC does not prescribe any textbook, और इसलिए कोई भी किताब अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आप ये बिल्कुल मत समझिए कि उस बुक से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है. इसीलिए क्या है, आपको मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की आदत है. यू कैन टेक वन बुक एज अ मेन बुक, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अदर देन दैट यू शुड रीड द न्यूज़पेपर्स, यू शुड रीड द NCERT बुक्स, यू शुड रीड फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज, और आपकी वाइड रीडिंग होनी चाहिए. आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो भी इस देश दुनिया में हो रहा है. So this is something which you have to understand. Second important tip you should understand is width and depth of knowledge. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसको लोग बहुत ध्यान नहीं देते. देखिए, सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस है आपका, all the chapters are not equally important. Some chapters are more important than other chapters. Some issues are more important than other issues. अब जैसे मान लिया हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो उसके अंदर सिलेबस में पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है. तो हमें ध्यान रखना है कि सिविल सर्विसेज में दे शुड हैव द विड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज. अब ये क्या होता है, पहले हम जाते हैं विड्थ ऑफ नॉलेज. विड्थ ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि हर चीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. यू मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड फॉर दैट द बेस्ट सोर्स इज न्यूज़पेपर रीडिंग. क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो एनीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड यू और एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, वो आपको न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं रिपोर्ट होती है, और उसके एनालिसिस रहती हैं, हर टाइप के इश्यूज उसमें कवर रहते हैं. एंड सो इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर यू विल हैव जनरल आइडिया अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग. बट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ ऑफ नॉलेज? यू विल फाइंड दैट इन द सिविल सर्विसेज पेपर ऑलमोस्ट 80-20 का आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पैरेटो प्रिंसिपल पढ़ा होगा. यू मस्ट हैव रेड द पैरेटो प्रिंसिपल. अब पैरेटो प्रिंसिपल देखिए क्या होता है. पैरेटो प्रिंसिपल सेज दैट 80% of the output comes from 20% of the content. कोई भी अगर इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो उसका 80% प्रॉफिट होता है वो 20% प्रोडक्ट से आता है. वैसे ही हमारा जो सिविल सर्विसेज में है 80% आपका जो क्वेश्चंस हैं वो 20% टॉपिक से ज्यादा, 20% या 30% टॉपिक है. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स विच आर इम्पोर्टेंट and then focus our maximum energy on those topics. तो अब सवाल ये उठता है कि कौन से क्वेश्चंस आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मैं एथिक्स इंटीग्रिटी की बात करूं तो एथिक्स इंटीग्रिटी का जो पेपर होता है उसमें यू विल फाइंड दैट जो आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज है वो एक ऐसा चैप्टर है, एवरी ईयर यू विल हैव 2-3 क्वेश्चंस. Then you will find, for example, probity in government. Now, probity in government पे you will find every year 2-3 questions. उसी तरीके से जो आपके case studies है, case studies will be limited to some topics like RTI, emotional intelligence, and probity in government. So ये topic हमें पूरी तरीके से देखना है. Now, how you can find out which topics are more important? You read the past 6-7 years of paper and find that which topic has maximum number of questions. So that is one clue कि उन टॉपिक से जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करते हैं. तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट करंट अफेयर्स. जो भी देखिए एनी टॉपिक irrespective of the syllabus which has been in news from last 1.5 years, 18 months का पीरियड कहते हैं जिसको, वो टॉपिक हमेशा ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते हैं. सो
फाइंड आउट कि जैसे मान लीजिए आपका गवर्नर रूल है, अगर कोई गवर्नर रूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी हुई है इन लास्ट 18 months, दैट मे बी मोर इंपॉर्टेंट. फार्म लॉ है which has been discussed here, so agriculture become more important, productivity become more important. तो ये सारी चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज दिस इज हैड बीन इन द डिबेट इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको क्लू मिलेगा दैट दिस टॉपिक यू हैव टू फोकस. So please know something of everything, have the width of knowledge, but out of all the topics, around 20 to 30% of the topics, you must know deeply so that उससे जो questions आए उसमें आप maximum score कर सकें. The third important thing is that you should have the skill of analyzing multiple dimensions of a question. देखिए क्या होता है कि when we actually civil services में जब हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं या हम लोग जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग में एग्जाम देते हैं, then we know that every question has one right answer. Now, because like for example, if you read history in any book, you will find that it will say, it will give you one right answer and other things are not the right answer. But in the real life, in the civil services, the questions which are asked, which are particularly the controversial in nature, there is no right answer. For example, Citizen Amendment Act है, या for example Farm Act ले लीजिए आप, जो recently सबसे ज्यादा controversy चल रही है. Now the 3 Farms Act which has been, which are under controversy, you will find that some people are saying it is very good, some people are saying it is very bad. Now you may be confused as to whether it is good or whether it is bad. अब इस केस में क्या है कि you must have the ability to actually learn from multiple sources and उसके बाद में अपना point of view आपको form करना पड़ेगा. And this is something which you have to do because you have to develop your own perspective about the whole thing. You cannot expect कि मैं किताब में पढ़ूंगा, उसमें किसी किताब में लिखा है कि अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है. No. You have to learn from multiple sources and then develop your own perspective. And this is something which you have to develop the ability because आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. So this is an ability you have to develop. Then another very important thing is कि जब आपने एक बार डेवलप कर लिया इसमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, फिर आपको क्या करना चाहिए. फिर आपको फोकस करना चाहिए द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है वो आपका पर्सपेक्टिव बनना चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू जॉइन सिविल सर्विसेज. आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो फोकस मोर अटेंशन ऑन व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग रादर देन व्हाट द अपोजिशन इज सेइंग और व्हाट द मीडिया इज सेइंग. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए कि डेवलप योर ओन पर्सपेक्टिव एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सिविल सर्वेंट. अब जब आप सिविल सर्वेंट की तरह सोचते हैं तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोर्थ टिप, कि बहुत से लोग हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक मेनी ऑफ यू, लाइक आई आल्सो स्टडीड इन द हिंदी मीडियम बैकग्राउंड. अब उसके बाद में क्या होता है, आप एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं. नाउ इफ यू आर थिंकिंग इन हिंदी एंड देन ट्रांसलेटिंग दैट इनटू इंग्लिश, you will not have fluency and you will commit many mistakes. So one of the very important thing for preparation is to start thinking in English. आप कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसको इंग्लिश में सोचिए, और इंग्लिश में जब आप सोचना शुरू करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि योर स्पीकिंग इम्प्रूव्स एंड देन इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग द क्वालिटी ऑफ राइटिंग इम्प्रूव्स, एवरीथिंग इम्प्रूव्स. सो यू मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एस्से प्रिपरेशन. उसके बाद में क्या है कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू इज दैट you should discuss the important topics with your friends. Many times, we avoid the discussion with our friends. That is not a good habit. You must discuss, you form a small group of people जो civil services की तैयारी कर रहे हैं, and with those people, you discuss important topics. What are the pros, what are the cons, and about any contemporary issue खास तौर से उसको आप discuss करिए. Because once you start discussing about that issue, you will find that your learning is very fast. हमें क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या रहती है, हमें अपनी कमियां पता नहीं चलती. हमें अगर मान लो हमने पर्सपेक्टिव डेवलप कर लिया, लेट अस से अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेट अस से आई टॉक अबाउट द रिजर्वेशन. नाउ द रिजर्वेशन, सपोज यू आर प्रो रिजर्वेशन, देन यू आर लुकिंग ओनली एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द रिजर्वेशन. एंड इफ यू आर एंटी रिजर्वेशन, यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट द एंटी साइड ऑफ द रिजर्वेशन. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी बोथ द साइड्स, एंड द सेम थिंग होल्ड गुड फॉर एवरीथिंग. फार्म एक्ट में आप देखिए, या तो आप फेवर में या अगेंस्ट में है. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या तो फेवर में है या अगेंस्ट में है. और इसी तरीके से आपके पास में complete perspective नहीं हो पाता. But when you discuss the issue with your friends, first of all you get different perspective. Second thing, अगर आपकी जो knowledge है उसमें कोई कमी है, suppose that you do not have the perfect knowledge, then your friend will point out कि ये तुम्हारे में कमी है.
what stupid thing you are talking about. And this is the writing. Then what happens, you may not like it, but as a result of the discussion, what happens that your learning is faster and your learning is very accurate, because उसमें जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो आपकी एलिमिनेट जाती हैं. तो आप लोग अपना एक छोटा सा फ्रेंड ग्रुप बना सकते हैं. आजकल तो व्हाट्सएप के पास में व्हाट्सएप अवेलेबल है. व्हाट्सएप पे 4-5 लोग बैठ गए और आधे घंटे आपने कोई टॉपिक लिया, उसको डिस्कस कर लिया, और इस तरीके से क्या होगा कि यू विल फाइंड दैट योर प्रिपरेशन विल इंप्रूव एंड इट विल बी चेंज ऑल्सो. एक दूसरे की कमी पता चलेगी और इससे बहुत अच्छी आप तैयारी कर पाएंगे. So this was my friend the fifth important tip which I wanted to give. Now we'll come to the sixth important tip, and that is about the practicing of writing. अब जैसे कि मान लिया सपोज करिए आपको स्विमिंग सीखनी है. नाउ स्विमिंग सीखनी है और आप स्विमिंग की किताब पढ़ लें, हाउ टू डू स्विमिंग, तो क्या आप उसे स्विमिंग सीख पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल. आप चाहे जितनी भी किताब पढ़ लें, आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे. या वॉट एवर बुक्स यू स्टडी अबाउट द ड्राइविंग द कार, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार बाय लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार. तो अगर आपको कार ड्राइविंग सीखनी है तो कार को लेकर के आपको सीखना तो पड़ेगा, थ्योरी नॉलेज चाहिए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू ड्राइव द कार. इन द सेम वे, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग. कोई शॉर्टकट नहीं है. तो इसलिए क्या होता है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, एवरी डे यू मस्ट राइट एटलीस्ट 1 पेज. इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 15 मिनट्स. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी करंट अफेयर टॉपिक हो, न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल आपने पढ़ा, कॉपी मत करिए, अपने मन से उस पर लिखिए. एक आर्टिफिशियल टॉपिक बनाइए, आर्टिफिशियल क्वेश्चन लिखिए, एंड यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. जस्ट प्रैक्टिस 1 hour इन अ डे, एंड आई कैन टेल यू दैट विद इन कपल ऑफ मंथ्स यू विल सी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट. बहुत से लोग सोचते हैं हम राइटिंग को बहुत फास्ट इंप्रूव कर लेंगे. ऐसा नहीं होता. राइटिंग को इंप्रूव करने में बहुत समय लगता है. And therefore, I request you that 1 page you write, any topic you can think about, just write 1 page, and you can see a drastic improvement in your writing. And then comes the 7th important topic and the final one, and that is called review. देखिए, हम जब राइटिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, we feel that we have written the best thing, है ना. हमें अपनी गलतियां पता नहीं चलती. This is a human nature. We are not able to find out our mistake, but we can find the mistake of other people. और इसलिए क्या होता है, जब हम राइटिंग करते हैं हमें अपनी गलती पता नहीं चलती, और जब तक आपको गलती पता नहीं चलती है तब तक आप इंप्रूवमेंट कहां से करेंगे? यू कांट इंप्रूव आल्सो अनलेस यू नो. तो व्हाट यू शुड डू इज दैट यू मस्ट राइट, एंड वंस इन अ वीक, व्हाटएवर यू हैव रिटन इन अ वीक पीरियड, यू रिव्यू योर ओन राइटिंग. देखिए, अगर कोई आपके पास में फ्रेंड है, सपोज यू हैव अ टीचर और सपोज यू हैव योर पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड, देन यू कैन शो द आंसर टू योर पेरेंट्स एंड दे कैन हेल्प यू. और मे बी इफ यू हैव अ फ्रेंड जो कि आपको आंसर दे दे, आप उसको आंसर दे दे, दैट मीन्स यू कैन हैव अ म्यूचुअल कोलैबोरेशन विद योर फ्रेंड्स, एंड बोथ ऑफ यू कैन चेक ईच अदर्स आंसर एंड हेल्प ईच अदर. इफ दैट कैन बी डन, दैट्स एक्सीलेंट. बट इफ सपोज दैट यू डू नॉट हैव एनीबॉडी, नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, in that situation what you should do is that you must review your own answer. And I tell you that I have found this to be very useful. I am a writer, as you know. I have written 7 books so far. I have written the books on answer writing. I have written the books on ethics, integrity, and aptitude also. And I have written 5,000 plus answers on Quora. And I am world's 5th most followed writer on Quora with 170 million views on my answer. And I have been writing extensively. So I can tell you that when you write, you may not be able to notice your mistake. But when you read your same answer, after a week, you find out your mistake. क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब हम बहुत अच्छे राइटर तो नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे रीडर्स हैं. बचपन से हमने सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं. तो when we read, we know what the good reading is. और इसलिए जब हम अपने आंसर्स को खुद पढ़ते हैं, तो इमीडिएटली हम उसकी मिस्टेक्स हमें पता चल जाती है. बट इट विल हैपन ओनली आफ्टर यू रीड इट आफ्टर सम, नॉट इमीडिएट. ठीक है. तो इसलिए क्या है कि जो भी आपने आंसर लिखे हुए हैं उसको आप एक वीक के बाद में जो है उसको चेक. एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं, दैट प्लीज डाउनलोड वन सॉफ्टवेयर, ग्रामरली एक आपका एक सॉफ्टवेयर है. आप लोग, मेनी ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दैट. ग्रामरली को आप डाउनलोड कर दे. इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर. अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आप क्रोम पे डाल सकते हैं उसको. क्रोम के साथ में इसका एक लिंक आ जाता है. और उसके बाद में क्या होगा, आप जब टाइप करते हैं, कोई भी एक आंसर आपने लिखा, उसकी कुछ लाइंस आप टाइप कर दीजिए या उस आंसर को टाइप कर दीजिए. इट विल टेल यू योर ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड स्पेलिंग. और ये जो सॉफ्टवेयर है, फाउंड इट वेरी यूजफुल, बिकॉज आपको पता चलेगा आप कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं और उसको आप करेक्ट करते हैं. तो प्लीज डाउनलोड दिस ग्रामरली सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड विल रियली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर आंसर राइटिंग. ठीक है. तो
ये तो देखिए हो गया हमारा आंसर राइटिंग से रिलेटेड, हम कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो अब आपने मान लिया तैयारी शुरू कर दी, और उसके बाद में जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें उसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या सम बेस्ट प्रैक्टिसेस विच वी शुड फॉलो इन राइटिंग आंसर्स, क्योंकि अगर हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इग्नोर करेंगे तो हम बहुत अच्छा आंसर भी लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर नहीं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्लीज just follow them and you will know how to write great answers in the civil services examination. The first important thing is avoid extreme views. The first important best practice is avoid extreme views. देखिए, अब चाहे हम किसी भी इशू की बात करें, कोई भी इशू हो, तो उसमें हमें एब्सोल्युटली फॉर या एब्सोल्युटली अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, देयर इज हार्डली एनी यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड। तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी कि वी शुड अवॉइड द एक्सट्रीम व्यूज, बिकॉज जो एक्सट्रीम व्यूज हैं वो आपको बहुत सही लगता है, एंड वी ऑल हैव एक्सट्रीम व्यूज। ये भी मैं आपको बताऊं, हम सभी लोगों के एक्सट्रीम व्यूज होते हैं। आप किसी भी इशू को टॉपिक को ले एंड यू डिस्कस, यू विल फाइंड पीपल विल ईदर सपोर्ट इट और दे आर अगेंस्ट इट। बट व्हेन वी आर राइटिंग एज अ सिविल सर्वेंट, राइटिंग आंसर एज अ सिविल सर्वेंट, वी मस्ट हैव अ बैलेंस। चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे जो भी हो, उसमें हमारा एक बैलेंस भी होना चाहिए जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को हम हाईलाइट करें। और उसके बाद में जहां तक पॉसिबल हो, वी शुड ट्राई टू हैव अ मिडिल पाथ। This is something, a principle which you should follow. But there is one warning. In the matter of ethics and integrity, जब हमारी ईमानदारी की बात आती है, ऑनेस्टी की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, जैसे सच बोलना है, मॉरल बिहेवियर है, फेथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, ऐसे चीजों में देयर शुड बी एब्सोल्युटली जीरो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे चीजों में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वी शुड हैव एक्सट्रीम व्यू, नो कॉम्प्रोमाइज विद ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप इज डिप्लोमेसी। जो कंट्रोवर्शियल आंसर्स होते हैं, देखिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रिजर्वेशन हो गया या फॉर्म अमेंडमेंट हो गया, फॉर्म्स का जो बिल है, इसमें क्या है कि हमें अगर स्टैंड लेना हो तो कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिक रहना। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी? अब जैसे कि डिप्लोमेसी, जैसे आप आपसे अगर कोई पूछे कि आप अपने मम्मी को ज्यादा प्यार करते हैं, यू लव योर फादर मोर और यू लव योर मदर मोर, नाउ इट बिकम अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज if you say that you love your father, mother will feel bad. If you say love your mother, father will feel bad. And so in such situation, what we do is that we say that we love both of them equally, है ना? जबकि क्या होता है कि we have, we may have preference for mother or father. In the same way, when the parents are asked which child you love more, so they will never say that I love one child or other child. They will say they love their child equally. In the same way, this is what is the meaning of diplomacy. That means you should not speak your heart out. Rather you should try to see that जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि गलत ना हो और जो किसी को हर्ट ना करे। इसको हम कहते हैं डिप्लोमेसी। सो इन कंट्रोवर्शियल इशू वी मस्ट ट्राई टू मेंटेन डिप्लोमेसी। हमें लास्ट तक इसको कहते हैं, हमें पत्ते नहीं खोलने चाहिए कि हमारे दिल में क्या है, हम रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं या उसको अगेंस्ट में आते हैं, ऐसा नहीं। हमें दोनों चीजों को बताना चाहिए और उसके बाद में हमें बताना चाहिए कि हाउ वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिजर्वेशन। इस तरीके से, या सिटीजन अमेंडमेंट है, कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं, फार्म एक्ट है, कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं। बट हमें एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाहिए ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ये बिल्कुल सही है 100% या गलत है। सो इफ पॉसिबल कंट्रोवर्शियल इशू थोड़ा हम फाइनल स्टैंड लेने से अवॉइड करें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, और टेक अ स्टैंड व्हिच इज मोर करेक्ट। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज यू शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट। अब पॉलिटिकली करेक्ट देखिए क्या होता है। अब देखिए कि जैसे कि you will find that in today's world the man and woman are considered to be equal. अब सिविल सर्विसेज में भी लोग जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे लड़कियां आर्मी में भी जाती हैं, अब काफी पुलिस में है, अब काफी लोगों का ये सोचना है कि गर्ल्स शुड नॉट गो इनटू आर्मी और पुलिस बिकॉज दे विल नॉट बी अ गुड पुलिस ऑफिसर और आर्मी। दैट्स द सम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। दे मे हैव रीजंस आल्सो, बट वी मस्ट नॉट give our views because this is politically incorrect. अब मुझे याद है कि जैसे अब से करीब एक डिकेड पहले जब शीला दीक्षित हुआ करती थी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, तो इन दिल्ली में, so there was one rape का murder took place in Delhi. Now she has given a statement that the girls should not go out in the night, है ना, they should avoid going out in the night. अब देखिए ये बहुत ही एक कोई बुरा स्टेटमेंट नहीं था, क्योंकि अगर मान लिया हमें एडवाइस करना अपनी डॉटर्स को, तो मैं भी कहूंगा भी रात को घर से बाहर मत जाओ, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दिस इज अ पॉलिटिकली इनकरेक्ट।
क्यों? क्योंकि हम कहेंगे भाई लड़कियों को क्यों बाहर जाने से रोक रहे हैं? Why not boys also? We should discipline the boys. We should not ask the girls only to maintain the discipline. So what we are saying is right. I mean, I can't say that it's not right, but this is politically incorrect. तो ये जो चीजें होती हैं कि जैसे कि हम ये कहते हैं मान लीजिए स्लम्स में क्राइम ज्यादा होते हैं, या गरीब लोग जो है वो क्राइम, या फार्मर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट से ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं. नाउ दीज आर समथिंग व्हिच आर पॉलिटिकली इनकरेक्ट. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट ओपिनियन नहीं देती है. नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज दैट यू शुड डिफेंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव. देखिए ये बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज हम लोग बचपन से क्या वी हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, और हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करते हैं. चाहे हमें जॉब ना मिले तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, लाइट ना मिले तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, लॉ एंड ऑर्डर हो तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, घर में लड़ाई हो तो भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल. तो ये हमें ध्यान रखना है कि दैट इज बिकॉज व्हेन यू आर अ सिटीजन यू हैव एंड द गवर्नमेंट इज यू हैव टू गेट बेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट वंस यू जॉइन द गवर्नमेंट एंड यू आर अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है यू आर गोइंग टू जॉइन द गवर्नमेंट. नाउ यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी हो उसमें क्या पॉजिटिव, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, दैट शुड बिकम योर मेन पर्सपेक्टिव. कभी भी आप देखिए, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप प्रेस ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, आप मीडिया ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप अपोजिशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ज्वाइन कर रहे हैं. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट यू मस्ट थिंक लाइक अ गवर्नमेंट एंड थिंक लाइक अ गवर्नमेंट. सो योर पॉलिसीज यू शुड ट्राई टू डिफेंड एंड सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. इसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाइए, गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज में जाइए, वहां से आपको उसके पॉजिटिव साइड मिलेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव साइड को हम डिस्कस नहीं करेंगे, यू डिस्कस द नेगेटिव साइड, बट अल्टीमेटली योर कंक्लूजन शुड बी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट. Then the fifth important thing is that whenever we are writing answer, we should follow certain foundational values. जो सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज है दैट यू लर्न इन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर. जैसे इंटीग्रिटी है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है. अब आपको कोई पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए सिविल सर्विसेज में, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रलिस्ट, इसमें कोई बायस नहीं. कभी ऐसा ना लगे ये बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है. इसी तरह इम्पार्शियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड बी वेरी इम्पार्शियल इन योर अप्रोच. कोई भी जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, उसके लिए आपको फॉर या अगेंस्ट कोई व्यू नहीं होना चाहिए. So there are many values, compassion toward the weaker section, spirit of service, courage. ये सारी चीजें आपके आंसर्स में देखिए रिफ्लेक्ट होती है. So you must try to practice the foundational value, and when you are writing the answer, कभी भी कोई ऐसा आंसर ना लिखें जो उसके against. Then the next important thing is that you should develop the multi-dimensional outlook. Now, what is the meaning of multi-dimensional outlook? देखिए हम कोई भी इशू जब देखते हैं, मान लिया हम करप्शन का इशू, अब करप्शन को हम लोग कई बार क्या देखते हैं, we look it as a personal issue. That the people are greedy, people are because they can't control your greed and so they misuse the power. और इंडिया वाले हैं ही ऐसे सारे, इंडिया में करप्शन शुरू से रहा हुआ है. Don't think like that. Everything has to be seen in the multi-dimension. Economic dimension क्या है? करप्शन का एक economic dimension होता है. जितने developed countries हैं, they are all rich countries. It has a political dimension also. It has a social dimension also. जैसे सोसाइटी में अगर मान लिया कि करप्ट लोगों को कंडेम ना करें तो करप्शन बढ़ता है, अगर करप्ट लोग कंडेम करें तो करप्शन कम होगा. देयर इज लीगल डायमेंशन आल्सो, लीगल लॉ में इतने लूपहोल्स बने हुए हैं. सो पॉइंट इज दैट एवरी इशू यू कैन थिंक अबाउट इज हैविंग मल्टी डायमेंशन. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वन डायमेंशनल, लर्न टू डेवलप मल्टी डायमेंशनल आउटलुक ऑफ. सो ये एक हमारी 6 टिप हो गई. नाउ विल कम टू द 7th इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी. देखिए सिविल सर्वेंट हैज टू बी. I will just take up the questions. I will take up the question. Just reserve the question. I'm just going to finish in another 2-3 minutes. उसके बाद हम आपके सारे questions का जवाब देंगे, ठीक है? उसके बाद में हमें ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होने की जरूरत है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए जो सिविल सर्वेंट है ही शुड बी अ पॉजिटिव थिंकर. देयर आर सो मेनी नेगेटिव थिंग इन आवर कंट्री. बहुत सारी कमियां हैं हमारे देश में, लेकिन हमें अच्छाइयों के बारे में सोचना. जैसे एक आधा ग्लास पानी होता है तो हमें आधा ग्लास पानी देखना है, आधा खाली है ये नहीं देखना है. So if there are problems, we should talk about solution. कि हमने किया क्या है गवर्नमेंट ने, बजाय इसके क्या गवर्नमेंट ने नहीं किया है, हमने क्या पाया है. We should think what we have achieved in the independent India rather than what we have failed to achieve. So that is the meaning of the optimism and positivity. That think the positive side and be optimistic that the future is going to be better than what it is tomorrow. ठीक है? तो ये एक ऑप्टिमिज्म आपके आंसर में डिस्प्ले होना चाहिए. बिकॉज एज ए यंगस्टर यू आर गोइंग टू चेंज द कंट्री टुमारो. आपकी लाइफ टाइम में इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है. अगले 30-35 सालों में जब आप सिविल सर्विसेज में रहेंगे
तो आप देखेंगे आज का इंडिया वो इंडिया नहीं रह जाएगा। और इसीलिए क्या है कि आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। अब 8th स्टेप पे आते हैं, दैट इज बी लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू शुड हैव अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, फेवरिंग गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज यू गो टू जॉइन द गवर्नमेंट। बट इट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट लुक लाइक एन इमोशनल बिकॉज आई एम गोइंग टू जॉइन द गवर्नमेंट और इसलिए हम गवर्नमेंट के फेवर में बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। वी मस्ट prove it logically. What are the things in favor of that? What are the things which are wrong in the opposite side? हमारे साइड में क्या सही है और दूसरे के आर्गुमेंट में क्या कमी है, so that जो रीडर हो आपका उसको फाइनली ये कंक्लूड हो that this guy is concluding on the basis of reason and logic and not because he want to join civil services or not because he is pro BJP or pro Congress or whatever. तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कंक्लूजन हो वो कंक्लूजन लॉजिक के बेसिस, एविडेंस के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस, ना कि इमोशनल बेसिस। ये चीज हमें साथ ध्यान। देन द 9th इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस इज टू यूज द सिंपल लैंग्वेज। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस, दे ट्राई टू राइट द मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स, मोस्ट चैलेंजिंग वर्ड्स। वहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। आपका देखिए, ये जो टेस्ट है, ये सिविल सर्विसेज का टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। It is not the test of, judging your writing ability. It is the test of finding out whether you are a good candidate for civil services or not. और इसलिए क्या है, सेंटेंसेस को छोटे लिखें और इजी वर्ड इस्तेमाल करें। सबसे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे उसमें, क्योंकि उसमें मिनिमम मिस्टेक्स। ठीक है। एंड देन फाइनली द 10th इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गिव अ बिफिटिंग कंक्लूजन। नाउ बिफिटिंग कंक्लूजन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज कंक्लूड करते हैं तभी हमें नंबर मिलते हैं। देखिए, एग्जामिनर ने आपका पूरा आंसर पढ़ा, एस्से पढ़ा, आंसर पढ़ा, लेकिन आपको मार्क्स कहाँ पे देता है? एट द एंड। और इसीलिए कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो है सारी समरी हो और उसके अंदर एक पंच लाइन हो, ऐसा मैसेज हो कि जिससे जो एग्जामिनर हो वो लगे कि हाँ, दिस गाय इज रियली वेरी मोटिवेटिंग गाय। और ये जो भी है, इसको अगर हम सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट कर लें तो ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ करेगा। So the conclusion has to be very good and very positive, and you have to develop the habit of writing a great conclusion, क्योंकि आपको मार्क्स कंक्लूजन के बेसिस। तो फ्रेंड्स, हमने ये 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया। हमने ये भी बात किया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। एंड सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एंड मीनवाइल आई विल टेक अप सम क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। हाँ, ग्रामरली देखिए, आपने ग्रामरली प्लीज आप डाउनलोड करें। ग्रामरली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल, आई एम यूजिंग इट माई सेल्फ एंड इट्स वेरी यूजफुल। अच्छा, शशांक शाश्वत जैन इज आस्किंग, डज इट ऑल्सो मीन दैट व्हाइल पुटिंग अवर्स पर्सपेक्टिव वी शुड इंक्लूड द डीमेरिट्स एज मिनिमम एज पॉसिबल? एब्सोल्युटली, यू आर राइट शशांक। हमें देखिए क्या है कि हमें जब हम अपने पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज लाइक एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, so ethics और integrity, honesty, principles के बारे में, ideals के बारे में there should be no compromise. I've already told you that these are the things on which there should be no compromise. But अगर हम बात करते हैं किसी भी इशू पे, चाहे वो लोन वेवर हो, चाहे वो फार्म पॉलिसी हो, वहां पे हमें थोड़ा मिडिल पाथ लेना चाहिए। तो और वो पॉलिसी जो मैंने आपको बताई गवर्नमेंट के फेवर में होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के फेवर में जो बातें हैं उस पर फोकस ज्यादा रखें, और जो उस पॉलिसी के अगेंस्ट में बातें हैं उस पर फोकस कम रखें। सो दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो दैट यू आर एबल टू हाईलाइट। दोनों चीजों को डिस्कस करिए। ऐसा ना करिए कि सिर्फ आप फेवर में बातें करें, दोनों चीजों को डिस्कस करिए। बट वी शुड टॉक मोर इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लेस इन फेवर ऑफ whatever is against that. Okay, so any more questions you have, please ask your questions. Any questions? अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। Princey is asking a very good question. It was considered that PSC is free from politics. Then why we can't put our own views on it? देखिए, आप अपने views को रखने के लिए free हैं, but I have already told you that you are going to join the government. Now, if you join the government, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं तो उसके फेवर में, आप अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप क्या पाकिस्तान आर्मी की तरह सोचेंगे? See the Pakistan army or Pakistan is doing what is best in their interest. Indian army is thinking what is there in their best interest. But you have to see whether you are going to join Pakistan army or Indian army. तो इसी तरीके से
जब आप इंडियन गवर्नमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की तरह आपको सोचना है, आपको अपोजिशन की तरह थोड़ी नहीं सोचना. यू डोंट हैव टू थिंक लाइक अ मीडिया, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक अपोजिशन. सो यू मस्ट बिकॉज यू शुड हैव द लॉयल्टी टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू आर गोइंग टू ज्वाइन. ठीक है. सो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल न्यूट्रल होना चाहिए. दैट मीन्स यू शुड नॉट बी, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, टुमारो कांग्रेस कैन कम और सम अदर पार्टी कैन कम, एंड देयरफॉर योर लॉयल्टी इज टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, योर लॉयल्टी इज टुवर्ड द लॉ ऑफ द लैंड, योर लॉयल्टी इज नॉट टुवर्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी. दैट यू शुड डू, यू शुड अंडरस्टैंड. आज किसी पार्टी की गवर्नमेंट है, कल वो चेंज आएगी. हाउ टू राइट फिलोसफिकल टॉपिक ऑफ एसेस. फिलोसफिकल टॉपिक एसेस तो बहुत एक लंबा टॉपिक है, उसके लिए हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलोसफिकल टॉपिक में ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि in the philosophical topic we must understand that positive and negative side, number one, both positive and negative side we should discuss, because every philosophy has an antithesis also. और उसके बाद में फिर हमें फाइनल अपना स्टैंड लेना चाहिए उसमें. तो फिलोसफिकल टॉपिक पे ऐसे लिखना, जैसा कि आप जानते हैं कि वन ऐसे यू हैव टू कंपल्सरी राइट ऑन फिलोसफिकल टॉपिक. आई विल टेक सेपरेट सेशन ऑन दैट. ऑफ कोर्स आई हैव गिवन अ सेपरेट चैप्टर ऑन माय बुक, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक एंड विल डिस्कस सेपरेटली फॉर दैट. What is the best reason to choose IFS over IS? देखिए, IFS over IS is a personal choice. IS जो है उसके अपने positives हैं और by and large लोग IS को ज्यादा choose करते हैं. But there are some people who choose IFS. उसका main reason यह है that you don't have political interference over there and you will be generally posted in the capital cities. But there are negative sides also. आपको foreign countries में ज्यादा posting मिलेंगी. आपके बच्चों को एक जगह पे education नहीं मिलेगी. आपके बच्चे आज इथियोपिया में है तो कल आपका पेरिस में है तो परसों आपका अमेरिका में है. फिर आपके अगर स्पाउस भी काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, उनको साथ साथ में पोस्टिंग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं. तो ये इश्यूज हैं जो आपके आईएफएस के अंदर आते हैं. बट ठीक है, मतलब काफी लोगों को आईएफएस के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. आईएस में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कैडर है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है. न्यूज़पेपर को देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आदर्श कि न्यूज़पेपर के में कौन कौन सी एरिया पे फोकस करना चाहिए. देखिए, न्यूज़पेपर में पहली बात तो ये जो जूसी स्टोरीज होती हैं उसके बारे में फोकस नहीं करना. न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल्स जिसमें आपका जो हमारे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल अफेयर हो गया, वो टॉपिक पे हमको फोकस करना है जो कि हमारे सिलेबस से कंसर्न. उसके बाहर आज बीजेपी ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, वो सब चीजों में 90% जो न्यूज़पेपर होता है उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है. तो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड उस पर फोकस करना है. Sometimes we face difficult to mention government policy. देखिए, उसका कारण क्या है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको समझना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन. देखिए, कोई भी चीज हमारे दिमाग में एक बार में घुसती नहीं है. तो जब हम उसको रिवाइज करते रहते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमें आता है सवाल, जब लिखते बैठते हैं तो दिमाग नहीं काम करता है ना. ये होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए क्या होता है कि हमें जब लिखते हैं तभी हमें अपनी कमी का एहसास होता है. तो फिर आप गो बैक एंड देन स्टडी अगेन. तो चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको हमेशा चीजें आसानी से रिकलेक्ट होंगी. सो प्रैक्टिस, रिवाइज एंड स्टडी, दैट इज द ट्रिक. हाउ टू डिसाइड वेदर करंट टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम. नहीं, मैंने आपको बताया. देखिए, आप खुद देखोगे कि जो करंट टॉपिक नंबर 1 आपके सिलेबस से कंसर्न होने चाहिए. और दूसरी बात क्या है कि आप अगर पास्ट के 7 ईयर्स 8 ईयर्स के पेपर्स देखोगे और उस समय के करंट अफेयर से उसको कंपेयर करोगे, देन यू विल कम टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा. पैटर्न में बहुत चेंज नहीं होगा, वो उसी पैटर्न पे है. तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर देखते रहिए, आपको अंदाजा धीरे धीरे लग जाएगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी लॉ देन वी मस्ट क्रिटिसाइज द लॉ, अदरवाइज वी विल बी डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल रीजनेबल. नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी लॉ से एग्री नहीं करते हैं तो भी आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एज अ सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट का काम है गवर्नमेंट के लॉ को इंप्लीमेंट करना. जैसे आप जब इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे तो आपको अगर गलत काम करने को भी कहा जाएगा तो आप उसको करेंगे, है ना. तो इसी तरीके से जो आप किसी भी इंडियन लॉ को इंप्लीमेंट करना आपकी ड्यूटी है. यू हैव नो ऑप्शन. अगर आपको लॉ अपना बनाना, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, ठीक है. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ आर सुप्रीम फॉर अ सिविल सर्वेंट. तो उसके अगेंस्ट में प्लीज आप स्टेटमेंट ना दें. आप उसके नेगेटिव साइड बता सकते हैं, बट फाइनल कंक्लूजन हैज टू बी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी. आईआरएस बेनिफिट ओवर, देखिए आईआरएस में अपने फायदे होते हैं. आईआरएस इज सेंट्रल सर्विस है और आईआरएस जो है उसमें अंदर आपको बड़े शहरों में पोस्टिंग होती है. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है आपके अंदर, प्रैक्टिकली नहीं के बराबर होता है. और
फैमिली लाइफ अच्छी रहती है, ये सारी चीजें IRS के अंदर है। और IAS में आपकी छोटी जगह पोस्टिंग होती है, कैडर होता है, कभी भी ट्रांसफर हो सकता है, वो थोड़े निगेटिव साइड्स है। बट ऑब्वियसली IAS में फैसिलिटीज ज्यादा हैं और IAS की जो एक पब्लिक सर्विस आप ज्यादा उसमें अच्छी कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम द वर्ड लिमिट इन एसे एंड मेंस आंसर राइटिंग। देखिए वर्ड लिमिट का तरीका ये होता है, जब आप आंसर लिखें तो 3-4 लाइंस में आप देखिए कि कैसे आपने एवरेज वर्ड्स कितने हैं, एंड देन मल्टीप्लाई दैट विद द नंबर ऑफ लाइंस, और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कितने टोटल वर्ड्स आपने लिखे। तो ये आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्ड, आप आंसर देख करके ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स का आंसर लिखा। अब 250 वर्ड्स का आंसर, इसका मतलब ये नहीं कि 250 ही लिखना है। इट कैन बी से 240, इट कैन बी 230 एंड इट कैन बी 270, 280 आल्सो, बट ये 400 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एथिक्स पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूछिए आप। If I need to bring focus on climate change with department should I choose? देखिए डिपार्टमेंट नहीं, सबसे पहले तो आपको सर्विस चूज करनी है, और सर्विस के लिए एक तो अगर आप डायरेक्ट सर्विस में है तो फॉरेस्ट सर्विस है, बट IAS में अगर जाते हैं तो IAS जाने के बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यू कैन वर्क इन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, तो वहां पे आप जा सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें? देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग क्या भेड़ चाल पे करते हैं, आजकल ये ऑप्शनल ऊपर जा रहा है तो उसको फॉलो करते हैं, ऐसा मत करिए। ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो क्या है कि एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। अब जैसे मैंने मैथ्स और फिजिक्स दिया था, जब मैंने दिया था तब 2 ऑप्शन होते, क्योंकि बाकी लोग उस समय हिस्ट्री लेता था, कोई ज्योग्राफी लेता था, या फिर कोई जो है सोशियोलॉजी लेता था, लेकिन हमने क्यों लिया इसको? क्योंकि मेरी मैथ्स और फिजिक्स के लिए अच्छा एप्टीट्यूड, उन सब्जेक्ट से मेरी कमांड। आप देखिए लास्ट ईयर टॉपर मैथ्स से गए, तो ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बुरा ऑप्शनल है, आपके अपने एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ऐसा ऑप्शनल बेटर रहता है जिसका सिलेबस कम हो। जितना ज्यादा सिलेबस, मेडिकल MBBS के लिए अगर आप मेडिकल साइंसेज ले लीजिए या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लीजिए, जैसा मैं था मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने समय 3 पॉइंट का ध्यान रखें। नंबर 1 एप्टीट्यूड, नंबर 2 स्कोरिंग, एंड नंबर 3 सिलेबस। कम सिलेबस हो, हाई स्कोरिंग हो और आपका एप्टीट्यूड राइट हो, वो ऑप्शनल सेलेक्ट करें, ठीक है। इन शॉर्ट द सिविल सर्वेंट इज अ सर्वेंट, नहीं ये ऐसा नहीं है शाश्वत, इट्स नॉट ओनली द सिविल सर्वेंट, एवरीबॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ सर्वेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सिविल सर्वेंट भी वही है। देखिए हमारे, चाहे हम पॉलिटिक्स में जाएं, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम एक कॉमन सिटीजन हो, हम सब, हमारी बाइबल जो है, हमारी कुरान, बाइबल और गीता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पार्लियामेंट है, उसने अगर लॉ बनाया हुआ है तो उसको हमें फॉलो करना है। तो हमारा कोई सिविल सर्वेंट की बात नहीं, ही इज नॉट अ सर्वेंट टू द गवर्नमेंट, ही इज अ गवर्नमेंट। सिविल सर्वेंट ही तो गवर्नमेंट होता है, वो कोई पॉलिटिक्स के पास, पॉलिटिशियंस के पास कोई पावर थोड़ी ना होती है, सारी पावर तो सिविल सर्वेंट के पास होती है। What is the basic difference between public administration and political science, and which subject is better to choose as an optional? ये देखिए, ये दोनों जो है अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस का एक अलग, उसमें पॉलिटिकल थ्योरीज ज्यादा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। लेकिन ये दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट, दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, और आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। While counting the numbers, should the basic words like the, every word has to be counted. Every word has to be counted. Yes. Sir, in the lifeboat case of Dudley and Stephen, can necessity की humanity? देखिए जो आप मेरे ख्याल से वो केस स्टडी की बात कर रहे हैं, डुडली और स्टीफन, जिसमें कि एक को उन्होंने मार के खा लिया था, मतलब 3-4 लोग जो ट्रेवल कर रहे थे बहुत दिनों से, उनको खाने को नहीं था, तो दे किल्ड वन ऑफ द पर्संस एंड दे हैव किल्ड, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट ना। देखिए उसके अंदर जो है, अगर कोई भी किसी का भी आप अगर मर्डर करते हैं, किसी को भी मारते हैं, तो वो किसी भी तरीके से सही नहीं मारा जा सकता, अनलेस ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज डेड हिमसेल्फ, और दैट पर्सन विलिंगली सेज दैट यस यू कैन किल मी एंड आई वांट टू डाई, यू नो, फॉर द सेक ऑफ यू। तो किसी भी आदमी की लाइफ लेना उसकी अपनी चॉइस के खिलाफ में, इट इज इनह्यूमन एंड इट इज नॉट। विच ऑप्शनल हैज लीस्ट सिलेबस? देखिए मैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शनल हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है। आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी इज हैविंग द लीस्ट सिलेबस। तो जैसा मैं जानता हूँ, मैंने तो एंथ्रोपोलॉजी ली नहीं है, लेकिन जो बाकी लोगों से जानता हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस सबसे कम है, तो उसको आप ले सकते हैं।
number of government schemes and policies for one point, what should be given preference in an answer? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया राजी, जो है आपने आंसर जो किया। देखिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज हैं किसको प्रेफरेंस दे, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप मॉडल आंसर्स को देखिए। देखिए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप देखिए, पिछले सालों में भी वो क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। एंड सो प्लीज रीड दोस क्वेश्चंस एंड सी फ्रॉम विच पॉलिसी और विच स्कीम हैज बीन गिवन प्रेफरेंस। नॉर्मली ये चीजें जो हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल स्कीम्स की बात करें तो चीजें बताई जा सकती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक्सपीरियंस एग्जामिनर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो हमें जिस तरीके से आंसर लिखने को कहते हैं, अगर हम वो स्टाइल को फॉलो करते हैं, दैट इज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। नहीं, ये बिल्कुल आपने गलत है। ये बहुत अच्छा प्रिंसिप, फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए पीएम इज एन एग्जीक्यूटिव, और पार्लियामेंट और पीएम जो है अलग अलग चीजें हैं, ये हम कंफ्यूज कर जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, दिस इज डन बाय द पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। पीएम तो कोई भी बन सकता है ना, और 2/3 मेजोरिटी होगी तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि वेदर दैट अमेंडमेंट इज राइट और रॉन्ग। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो जो अमेंडमेंट किया वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं, तो उसको कैंसिल कर सकता है। सो पीएम इज अ पोस्ट, बट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, और पार्लियामेंट उसको चेंज करती है। पार्लियामेंट इज नॉट सेम एज पीएम, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नीति आयोग इज गुड टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, कैन यू टेल मी मोर? देखिए नीति आयोग के बारे में तो पूरा आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, बट नीति आयोग की वेबसाइट पे जाइए, आपको उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेंगी। So please just go through the Niti Aayog website. So you'll get a lot of information about that. Where are study for best time? Best time is always, the earlier the better. सबसे अच्छा ये रहता है कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अगर आप कॉलेज डेज से स्टार्ट कर दे, नथिंग लाइक इट। आपके पास समर वेकेशंस हैं, विंटर वेकेशंस हैं, और वहां पे आप उस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रोज आप समय निकाल सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट होता है जॉब करके, खासतौर से अगर कॉर्पोरेट जॉब आप कर रहे हैं, तो फिर जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आई विल से यू स्टार्ट एट द अर्ली, बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कॉलेज इटसेल्फ। सबसे अच्छा है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करिए, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, फिर बुक्स आप धीरे धीरे करके ले आइए। तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। What is the difference between the government and governance? Government is an institution. Government है, institutions हैं, department हैं। Governance जो government करती है, the business of providing administration is what is government. So governance is the job, it is the verb, and government is the noun or it is the institution. ठीक है? Will you please define objectivity in more detail in the topics of ethics and is the syllabus changed? नहीं, syllabus देखिए जो 2013 में syllabus था, आज भी वही syllabus है। syllabus में कोई change नहीं हुआ। पहली बात तो ये हो गई। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब देखिए क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग, वी समटाइम डिसाइड द थिंग्स बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन। जैसे कि मान लिया कोई क्राइम होता है, अब क्राइम में आपके सामने 4 लोगों को लाया गया, जो 4 लोग सस्पेक्ट हैं। आपसे पूछा था भाई किसने मर्डर किया, ठीक है? अब आप उनको देखते हैं, आपको उनके चेहरे से, हाव भाव से लगता है ये बंदा मर्डर कर सकता है, उसको आपने पकड़ लिया। वो होता है आपका सब्जेक्टिव डिसीजन। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि भाई उसका क्या मोटिव है, उसके अगेंस्ट में क्या एविडेंस है, कोई विटनेस है कि नहीं है, थंब इंप्रेशन है कि नहीं है। ये चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव, जिसको कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, विल यू प्लीज? हाँ, विच इज द बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर देखिए हिंदू न्यूज़पेपर इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। आई विल रिकमेंड यू टू रीड हिंदू न्यूज़पेपर। साथ में आप चाहें तो एक और कर सकते हैं, बाकी हिंदू न्यूज़पेपर इज द बेस्ट। कैन वी कवर एथिक्स ऑफ आवर ओन विल गाइडेंस वी हैव? देखिए एथिक्स को बिना बुक के तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी किताब है तो अच्छी किताब से कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन आप अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और देखिए बेनिफिट आपको होता है। एथिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है? एथिक्स में देखिए जो केस स्टडीज आते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पिछले 5-6 साल की केस स्टडीज देखिए। ज्यादातर केस स्टडीज जो होती हैं वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड रहती हैं। आप एक कलेक्टर हैं, आप एक एसपी हैं, आप एक आरटीआई ऑफिसर हैं, आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? आप तो कभी कलेक्टर रहे नहीं, आप तो कभी एसपी रहे नहीं, आप तो कभी आरटीआई का आप पीआईओ रहे नहीं, तो हम कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर करें? उस मामले में क्या होता है, जिस आदमी को गवर्नमेंट का तजुर्बा है, जिस आदमी ने गवर्नमेंट में काम किया है, उसको पता है गवर्नमेंट कैसे चलती है, वो आदमी अगर आपको एक्सप्लेन करेगा या वो आदमी जो आंसर आपको बताएगा वो सही होगा।
अदरवाइज आप अपने अंदाजे से करेंगे। आपने कभी कोई गवर्नमेंट, जैसे कि आम खाते हैं, तो आम का टेस्ट आपको तभी पता चलता है जब आप आम खाते हैं। अदरवाइज आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लीजिए, आपको आम का टेस्ट नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आपको गाइडेंस रहता है या किसी जो एक्सपर्ट से अगर कोई आंसर मिलता है, वो बेटर रहता है, बजाय इसके कि आप अपने ट्यूशन से आंसर को करें। ठीक है। हाउ मच इंपॉर्टेंस एंड टाइम यू शुड सीसैट इज, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो सीसैट में कम टाइम देना है। अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं तो सीसैट को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि अगर आप सीसैट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। और बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोग सीसैट के चक्कर में रह जाते हैं। तो आपका टाइम डिपेंड करता है आप कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं। What is the difference between nationalism and patriotism or nationalism and patriotism? देखिए नेशनलिज्म का मतलब देखिए क्या होता है, जब आप अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सुप्रीम रखते हैं दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में। अगर हमारे कंट्री का इंटरेस्ट जो है और दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट को, दूसरे कंट्री को आप उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाकर के अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, दैट इज नेशनल। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है जैसे अपने पेरेंट्स को आप लव करते हैं, यू लव योर कंट्री, दैट इज पैट्रियोटिज्म। So patriotism is loving your country. Nationalism is keeping the interest of your nation above the interest of the other countries. That is what is nationalism. Minimum how much time is needed for prepare? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि 1 साल की मिनिमम तैयारी और 8 to 10 hours per day. That is the minimum thing which I think is required. 8 to 10 hours of per day study, minimum one year of preparation. सेल्फ स्टडी और कोचिंग विच इज द बेस्ट? देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेल्फ स्टडी मैंने भी सेल्फ स्टडी किया था, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था और मेरा पहला अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था IRS में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी है, लेकिन सेल्फ स्टडी में समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है। अगर आपको कोई अच्छा गाइड मिल जाता है, आपका एफर्ट बच जाता है, उतने ही समय में आप ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चीज है, बाकी आपके ऊपर है। ऑनलाइन कोचिंग आज के समय में तो सारी जो ऑफलाइन कोचिंग वो भी ऑनलाइन करा रही हैं, तो जो एक्सपर्ट ऑनलाइन कोचिंग वो बेटर है। पीडीएफ इज सफिशिएंट नहीं, मेरी पीडीएफ ही सफिशिएंट नहीं है। आप प्लीज मेरी बुक को भी पढ़ें, बुक में बहुत सारी चीजें हैं जो पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ इज शुड बी टेकन एज अ नोट्स। आप कभी भी नोट्स से पढ़ के किताब का सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। माई पीडीएफ आर लाइक नोट्स, तो इसलिए बुक को तो आप जरूर पढ़ें। नहीं, हमारी पीडीएफ अगर हमारी अवधेश एकेडमी वेबसाइट ज्वाइन करेंगे, वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। अवधेश एकेडमी वेबसाइट है, उसमें मिलेगा। इन एस्से पेपर वेदर चूजिंग द मोस्ट कॉमन टॉपिक अटेम्प्ट टू चूज मोस्ट नेग्लेक्टेड क्वेश्चन। देखिए ये कौन सा टॉपिक आप चूज करेंगे, ये तो इसकी एक अलग से पूरी एक मेथोडोलॉजी बतानी। बट मेन चीज क्या है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में आपको अंदाजा लग जाता है किस टाइप के टॉपिक्स पे आप ज्यादा अच्छे आंसर लिख सकते हैं। नेचुरली उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में कंटेंट होना चाहिए आपके पास में। क्योंकि आपको आइडिया बहुत है लेकिन कंटेंट नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक पे मान लो डेटा बहुत है आपके पास, और तो आप उस टॉपिक को चूज करिए। जिस टॉपिक में मटेरियल ज्यादा उसको चूज करिए। तो ये भी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने काफी सारे वही कंक्लूड करने का हमारा आ गया। तो हमारी जो किताब है, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी एस्से और आंसर राइटिंग की किताब है जो कि दिशा पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। वो नंबर 1 किताब है। आप अगर जाएंगे गूगल में और अगर आप अमेजन पे सर्च करेंगे, दिस इज द नंबर 1 बुक ऑन एस्से एंड आंसर राइटिंग। और इस किताब के बारे में आप अपने कमेंट्स देख सकते हैं, जो रीडर्स हैं उनके व्यूज देख सकते हैं, और आप इससे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो लोग हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी बुक ले सकते हैं, इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल है। तो प्लीज जस्ट go to Amazon, Flipkart, and you can read up more about my books. This is the number 1 book on this particular topic. चलिए, so thank you so much for all this attention, and आप लोग अच्छी तरह तैयारी करें, and wish you all the very best. God bless you. All the best.